नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर हुए रवाना। कहा, दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक। यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर भी होगी बातचीत। सीआईएसएफ के डीआईजी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का दिया था आदेश। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का 10वां दिन। सुबह 11 बजे से जंतर मंतर पर ओपीडी लगाएंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। हड़ताल पर कोई फैसला लेने के लिए आज दोपहर आईएमए के साथ होगी बैठक। कन्नौज रेप केस में नाबालिग लड़की की बुआ गिरफ्तार। आरोपी नवाब सिंह यादव के पास लड़की को ले जाने वाली बुआ के खिलाफ पीड़िता की मां ने की थी शिकायत। और केरल के वायनाड, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम समेत 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। वहीं त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण आज और कल सभी स्कूल बंद। बाकी कई राज्यों में भी मॉनसून सक्रिय। तो सबसे पहले बात करते हैं खबरों में प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन दौरे से जुड़ी हुई। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए। 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने एक उम्मीद जताई है। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं पोलैंड, गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड मेरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ ताकि हमारे साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखते हैं उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है।
पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वारसा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर वहां काफी उत्साह है। पोलैंड के सभी मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को प्रमुखता से छापा है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक से विशेष बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। पोलैंड की उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, ये जो विजिट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहा है? वाकई ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने खुद ही देखा होगा या फील किया होगा कि यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। पीएम कल आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। अगर आप देखें कि भारत और पोलैंड के बीच व्यापार जो लंबे समय से हुआ है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, किन किन इश्यूज पर बात हो सकती है, किन किन इश्यूज पर सहमति हो सकती है? पीएम साहब पोलिश इन्वेस्टर से मिलेंगे, उनकी इंटरेस्ट, उनकी जो जिज्ञासा है, उनके जो आइडियाज़ हैं कि आगे इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, उनसे भी वो वाकफियत लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, एक डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा और बहुत ही जल्द हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी के लिए भी और हमारी आर्थिक रिलेशंस के लिए भी इस विजिट का आगे चल के बहुत अच्छा रोल रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की विजिट आप देखें तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, इस पर अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। जी, प्रधानमंत्री आने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे उस मेमोरियल में जो जाम साहब ऑफ नवानगर जी का जो बहुत बड़ा रोल रहा है पोलिश लोगों के दिलो दिमाग में, जो उन्होंने काम किया उनके लिए, वहाँ अपना श्रद्धांजलि अर्पण करने जाएंगे। पीएम फिर उसके बाद बैटल ऑफ मॉन्टे कैसिनो मेमोरियल भी जाएंगे। वहाँ पे ये बैटल्स वो हैं जो इटली में 1940s में अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वहाँ लड़ाई हुई थी और इंडियन और पोलिश सिपाहियों ने साथ साथ ये जंग लड़ी थी। पीएम के विजिट के दूसरे दिन वो जाएंगे और मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क से। हमारे पीएम मिलेंगे प्रेसिडेंट आंद्रे दूदा से।
तो ये थे हमारे साथ एम्बेसडर महोदय जो बता रही थी कि ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण है, कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री जो भारत कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजीव और NA शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे 25,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। DD न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से विशेष बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं। इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल PM से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 ईयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफ़ी गर्व महसूस होता है, हम काफ़ी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स, वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूं कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन NA शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, पोलैंड। और 45 वर्ष के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर जा रहा है, जिसको लेकर पोलैंड में रह रहे 25,000 से ज्यादा भारतीय समुदायों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री यहां रहने वाले इन भारतीय समुदायों को संबोधित करेंगे। DD न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने यहां रहने वाले भारतीय कारोबारी अमित लाठ से विशेष बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड आ रहे हैं और आपको बता दें कि पोलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं जो कई सारी कंपनियों को यहाँ संचालित करते हैं। इस समय हमारे साथ अमित लाठ जी भी हैं जो खुद पोलैंड में हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और करीब 40 साल पहले आए थे, अब पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री। भारत और पोलैंड के रिश्तों को आप कैसे देख रहे हो इस यात्रा को लेकर? देखिए, एक ऐतिहासिक विजिट है एंड 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आ रहा है इंडिया से। लास्ट विजिट जो थी मोरारजी देसाई की थी 1979 में। सो इंडियन डायस्पोरा और पोलिश डायस्पोरा इक्वली और बिजनेस वाले सभी जो है उन्हें फील होता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। एंड पोलैंड जो है इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, बट जो कॉन्फिडेंस है इस विजिट से आएगा वो दुगना तिगना होगा ट्रेड हमें आने वाले समय में देखेंगे। अच्छा, आप देखें कि भारतीय समुदाय के 25,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और कई सारी कंपनियों में यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और कई सारी कंपनियों को खुद संचालित भी कर रहे हैं। तो कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि एक लगाव रहता है भारत और पोलैंड के रिश्तों को लेकर जब दोनों देशों के जो लोग हैं काम भी कर रहे हैं और एक साथ मिलकर कंपनियों को भी चला रहे हैं। देखिए, भारत का जो आई वुड से वर्चस्व है इस देश में, जब वो सुनते हैं कि वो यू आर फ्रॉम इंडिया, तो हमें जो एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखता है इनका। एंड इट्स माई ड्रीम टू विजिट इंडिया, मतलब उनका सभी का एक ड्रीम है इंडिया विजिट करने का। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की इमेज जो है पोलैंड में बहुत ही बेहतर है। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो इंडियन डायस्पोरा ने जिस वे में
खुद को प्रेजेंट किया है यहाँ पर और जिस वे में उन्होंने कंडक्ट किया है उससे जो ये पॉजिटिविटी बिल्ड होती है। एंड जो इंडियन डायस्पोरा बेसिकली है यहाँ पर करीब 200 प्लस इंडियन कंपनियां यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। एंड फैशन इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, काफ़ी सेक्टर्स में जो है इंडिया बहुत आगे है। पोलैंड में उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और पोलैंड जो है आई वुड से हब है उनका यूरोप का, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे, तो यहाँ का भारतीय समुदाय किस तरीके से ले रहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, और खासतौर से जब वो उनके बीच में रहेंगे? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जो लोग एक्साइटेड हैं जिस वे में, वो वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कब जो है उनसे मुलाकात हो, उनको देखें, उनको वेलकम करें इस देश में। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, और उनको कहना है कि जिस तरीके से भारत और पोलैंड एक दूसरे के नजदीक आया है, प्रधानमंत्री की ये यात्रा उन संबंधों को और एक नई गहराई देगी। कैमरामैन N.A. शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, पोलैंड। भारत और पोलैंड के बीच संबंध बेहद पुराने और मजबूत हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने पोलैंड के निवासियों को अपने राज्य में शरण दी थी। ब्रिटिश सरकार के ना चाहने के बाद भी भारत पोलैंड के लोगों के साथ उस समय खड़ा रहा। पोलैंड की सरकार उन्हें गुड महाराजा कहकर पुकारती थी। जामनगर के महाराजा की याद में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में महाराजा स्क्वायर और महाराज मेमोरियल भी है। आज भी पोलैंड के लोग जामनगर के महाराजा को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। पोलैंड निवासी मारिया ने हमारे साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। The Maharaja I've been hearing of ever since I was born. My grandfather was one of the children that got to spend the war in India thanks to the generosity of the Maharaja. He escaped from camps in Russia and Uzbekistan and got to spend his youth in the beautiful camps provided by the Maharaja. My grandfather always talked about him as a symbol of just a person doing something good. And for me, it's extremely important how the good that you can provide to someone else can actually change the lives of others. मारिया ने आगे बताया कि महाराजा के प्रति मेरे परिवार में बहुत सम्मान है। The contribution of the Maharaja in Poland is huge, especially for me with my family and my family's history. My grandfather growing up in India, we were talking about him constantly growing up, and now the more schools are created in his name, the more squares like this one, the more people are talking about him and they are inspired to do good things like he did. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। ये यात्रा रक्षा अधिग्रहण परिषद में हुई संशोधनों के साथ साथ भारत अमेरिका के बीच MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस यात्रा में लंबे समय से इंतजार कर रहे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पर भी बात की जाएगी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका के पेंटागन में अपने समकक्ष लॉर्ड ऑस्टिन के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं DAC द्वारा स्वदेशी कर के प्रतिशत में संशोधन को मंजूरी दिए जाने पर भी बात होनी है। साथ ही 2022 में क्वाड देशों द्वारा की गई घोषणा पर भी बात की जाएगी। भारतीय नौसेना उपग्रह के माध्यम से इंडो पैसिफिक में पारदर्शिता के लिए हॉकाई 360 वाणिज्यिक ऑपरेटर के साथ गठजोड़ को लेकर भी घोषणा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CISF की टीम कोलकाता के आरजीकर अस्पताल पहुंची। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF को सौंपने का आदेश दिया था। अभी तक सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथों में थी। CISF की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंच चुकी है। CISF के DIG के प्रताप सिंह ने कहा कि वो अपने काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं, जिन्हें उनके उच्च अधिकारियों ने सौंपा है। Job. I am doing my job, which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input we require, it will be given to you once we do our job. देश भर में कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर CBI दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकालेंगे।
कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसमें 2 सहायक पुलिस आयुक्त और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। तीनों अधिकारी उस दिन अस्पताल में ड्यूटी पर थे। तोड़फोड़ की घटना तब हुई जब महिलाओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और उसी अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की, जो इस जघन्य बलात्कार और हत्या की शिकार बनी। इस घटना के बाद शिकायतें सामने आई कि तोड़फोड़ जानबूझकर की गई ताकि स्वतः स्फूर्त विरोध से ध्यान भटकाया जा सके और शहर की पुलिस अधिकारियों ने 3 अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला ऐसे समय में लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ से निपटने में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत वर्कप्लेस में महिला खुद को सुरक्षित नहीं पाती, इसलिए हमने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वर्कप्लेस के लिए मौजूदा कानून को कड़ाई से लागू किया जाए और संसद में लंबित बिल वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर को जल्द लागू किया जाए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, भयानक, बार्बरिक एक्ट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है। हमने एक आवाज़ उठाई है जिसमें हमने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है, वर्क प्लेस, वेदर वो अस्पताल है, स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिज हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ के वो अपने आप को सेफ सुरक्षित फील करें। तीसरा, 2019 से एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर वर्कर है। सबको मिलकर इसको प्रैक्टिकल में रूप देना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में लगातार विरोध और प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एम्स समेत सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते लगातार 10वें दिन भी ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे। हड़ताल खत्म करने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन में आपसी सहमति नहीं बन पाई। आज सुबह से दिल्ली में जंतर मंतर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी सेवाएं देंगे और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक को बुलाया है। कन्नौज में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव के पास नाबालिग लड़की को ले जाने वाली उसकी बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि घटना के बाद से बुआ फरार चल रही थी। पुलिस ने पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर बुआ को आरोपी बनाया था। वहीं पुलिस ने तिरवा इलाके में आरोपी बुआ को गिरफ्तार किया। इस मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने की है। जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए चली है, जहाँ पे आज थाना कन्नौज पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया है। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था, जिस सूचना पे पुलिस और यूपी 112 की पीआरवी पहुंची थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को अवरुद्ध कर दिया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद का असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चे के लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। आवश्यक सुविधाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। राशिद को 2017 में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यहां सागरवत इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकवादियों के भूमिगत ठिकाने का पता लगाया। पुलिस को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस, एसओजी, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की एक टीम ने सागरवत के जंगलों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और आतंकियों के ठिकाने का पता भी लगाया। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां युवा और महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण नए मतदाताओं की संख्या में 93,000 से अधिक की वृद्धि हुई। केंद्र शासित प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 209 हुई है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरे हुए वर्ष 2024 के विशेष संशोधन के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 88,03,000 है, जिनमें 44,89,000 पुरुष, 43,13,000 महिलाएं और 168 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हुए इस विशेष संशोधन में कुल 93,284 मतदाता जोड़े गए। उन्होंने सभी मतदाताओं की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केरल के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज सुबह मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से भेंट की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को शुभकामनाएं दी। वहीं थोड़ी ही देर में राज्यसभा के लिए जॉर्ज कुरियन नामांकन भरेंगे। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों पत्तनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर 55 किलोमीटर गति से तेज हवाएं चलने की संभावना के कारण मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच पत्तनमथिट्टा जिलाधिकारियों ने कहा कि निचले क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद बड़े जलस्तर को संतुलित करने के लिए मुझियार बांध और मनियार बैराज से पानी छोड़े जाने की संभावना है। ककातर और पंपा के तटों पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। त्रिपुरा में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से कुछ स्थानों पर भूस्खलन के कारण राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को आज और कल के लिए बंद करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी त्रिपुरा और खोवई जिले में बहुत तेज वर्षा होने की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों में अगरतला हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा 99.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो प्रभावित लोगों को समय पर राहत पहुंचाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने मेघालय में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 6 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों को संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है। बांग्लादेश में अशांति और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बीच बीएसएफ ने अवैध घुसपैठ रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोने की तस्करी की कोशिश को विजयपुर सीमा चौकी के सतर्क बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया। बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाए जा रहे 8 सोने की छड़ें, 22 सोने के बिस्कुट और सोने का एक टुकड़ा बरामद किया गया, जिसका वजन 6 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 4 करोड़ के पार है। इन दिनों श्रीलंका के मदुरो ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति चल रहा है। 12 अगस्त से शुरू हुआ ये संयुक्त अभ्यास 25 अगस्त तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास में आतंकी कार्रवाई का मुकाबला, एक संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना के साथ एक हेलीपैड या लैंडिंग साइट की सुरक्षा, विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन, घेरा और तलाशी अभियान के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग शामिल है। अभ्यास मित्र शक्ति दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति
तकनीकी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। ये दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन गतिविधियों, सौहार्द और शांति सहयोग विकसित करने में मदद करेगा। संयुक्त अभ्यास रक्षा सहायता को भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2023 पुणे में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 60,224 पुलिस आरक्षियों के पदों की चयन भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये परीक्षा प्रदेश के 67 जिलों के 1,174 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी और इन परीक्षाओं में कुल 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 60,244 आरक्षियों के चयन के लिए होने वाली परीक्षा को प्रदेश के 67 जिलों में आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराई जाएंगी। 48,17,441 अभ्यर्थी 5 दिनों में 2 पालियों में परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सिविल पुलिस के आरक्षी पदों के लिए 60,244 पद हैं। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इन 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से कुल 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। इसमें करीब 48 लाख वही कैंडिडेट हैं जो पिछली बार जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया था। उन सभी प्रत्यावेदनों के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और प्रत्येक शिफ्ट में मैक्सिमम 5 लाख तक कैंडिडेट रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा के लिए कुल 1,174 केंद्र बनाए गए हैं। सकुशल परीक्षा के लिए हर जिले में 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन के एडीएम और पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से हर जिले में ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें एसपी, एएसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया जा चुका है। इस दौरान 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। इन सभी को परीक्षा के दिन केंद्र पर सप्लीमेंट्री पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के साथ 2.5 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी का परीक्षा केंद्र पर ई-केवाईसी भी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें परीक्षा की अनुमति दी जाएगी और सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद स्क्रूटनी भी की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पिछले 20 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ 1,541 ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर भी रख रही है जो पिछले 12 वर्षों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इन सभी अपराधियों की लिस्ट यूपी पुलिस और एसटीएफ को बोर्ड की ओर से मुहैया कराई गई है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम के करीब 10 चैनल्स पर सक्रिय ठगी के गिरोह की जानकारी भी एसटीएफ और यूपी पुलिस से साझा की गई है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को इन ठगों से सावधान रहने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभ्यर्थियों को कई तरह की सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके तहत किसी भी अभ्यर्थी से यूपी की रोडवेज बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के सभी 17,000 कमरों में दीवार घड़ी लगाई गई है। अभ्यर्थियों को 5 मिनट एक्स्ट्रा ORM सीट भरने के लिए दिए जाएंगे। 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए मंगलवार से बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। 20 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक 3,56,918 अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले तक डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ में विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। मध्य प्रदेश में मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम देने पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है जिस पर धारा 28(3) का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार भी शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने मदरसों में हिंदू बच्चों की उपस्थिति पर जारी किया सख्त आदेश। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पाए गए तो आर्थिक सहायता रोकी जाएगी और मान्यता रद्द की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद
28(3) के तहत अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा पर लगाई जाएगी रोक। अभिभावकों की सहमति के बिना गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी मदरसों में निरीक्षण का निर्देश। जांच से खुलासा, मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। 100 बच्चे वाले मदरसे को सरकार से 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का अनुदान मिलता है। हाल ही में सरकार की तरफ से श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर कहा कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शिकायतों की जांच से पता चला कि मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इन चीज़ों को हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं या ऐसे मदरसे जो मौके पर हैं ही नहीं हैं, कागजों में चल रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं। तो पहले जांच कराई, 56 मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि धारा 28(3) का हवाला देते हुए हमारे विभाग ने स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि आप मदरसों में जाकर क्यों किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर बगैर उसकी इच्छा के, बगैर पालकों की सहमति के या जब तक उनका मन ना हो किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर पलटवार सत्ता पक्ष ने भी किया है। ये आदेश बड़ा घुमा फिरा के दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मदरसे के बहाने प्रदेश की नाकामी जो सरकार की है उसको छुपाना है और कुछ नहीं। अब कांग्रेस इसको लेकर विरोध करेगी, उनको तो करना ही है, क्योंकि इस देश में नेहरू से लेकर अभी तक कांग्रेस ने विघटन ही तो किया, तुष्टीकरण ही को तो आगे बढ़ाया है। तुष्टीकरण की राजनीति का ही तो परिणाम है कि राहुल गांधी संसद में हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। मदरसे मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के आधार पर नहीं चल रहे, सीबीएसई के आधार पर मदरसे नहीं चल रहे। और मदरसे एक जब तालीबानी या एक धर्म विषय की शिक्षा देते हैं तो उनको अनुदान क्यों दिया जाना चाहिए? वो सरकारी जगह पर उनकी इमारतें, बिल्डिंग क्यों बनना चाहिए? मध्य प्रदेश में मदरसे को लेकर जारी सियासत के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पिछले दिनों आंकड़े में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन आंकड़ों में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग का कहना है कि यदि राज्य सरकार को लगता है तो बाल आयोग उसको आंकड़े भी उपलब्ध करवा देगा। अनरजिस्टर्ड मदरसा, अनमैप्ड मदरसा, उनका सर्वे होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार का जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो इस दिशा में एकदम अकर्मण्य बना हुआ है। देखिए, जब तक आप मदरसों की मैपिंग नहीं करेंगे आप बच्चों को मेनस्ट्रीम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश ने की, महाराष्ट्र ने की, असम ने की, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जैसे प्रक्रिया शुरू होगी ऐसी कई और चौंकाने वाली चीज़ें सामने आएंगी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे का निर्णय भी लिया है। दरअसल 100 बच्चे वाले मदरसे को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का अनुदान मिलता है। हाल ही में सरकार की तरफ से श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की गई थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच भले ही इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि राज्य में धार्मिक व्यवस्था ना बिगड़े। इसके लिए राज्य सरकार का साफ कहना है कि राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति के नियमों का पालन सभी को करना होगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। खबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर से, जहां धीरे धीरे स्थिति अब सामान्य हो रही है। ट्रेन और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली
करने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। शहर के एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में लोगों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शन किया। वहीं रेल रोको प्रदर्शन में शामिल 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने ये मामले सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और दंगा फैलाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज की। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जो आम बजट की कमी को पूरा करेगा। ये बजट जनता के हित में साबित होगा। मानसून सत्र यहाँ पर आहूत हो रहा है और बड़ा अच्छा यहाँ का हमारा मौसम भी है और लोग भी खुश हैं और अनुपूरक बजट भी आने वाला है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से भराड़ीसैंण विधान भवन से चर्चा होगी, अनुपूरक बजट आएगा और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। दुनिया के कई देशों में एमपॉक्स वायरस तेजी से फैल रहा है और खतरे की आशंका के मद्देनजर भारत पूरी सतर्कता बरत रहा है। एमपॉक्स का खतरा बढ़ने के साथ ही एम्स दिल्ली ने संदिग्ध मंकीपॉक्स मामलों के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य इस संक्रामक बीमारी से जुड़े मामलों की पहचान, उपचार और संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को दिशा निर्देश प्रदान करना है। एम्स ने मंकीपॉक्स मरीजों के लिए 5 बेड निर्धारित किए। ये बिस्तर आपातकालीन सीएमओ की सिफारिश पर मंकीपॉक्स रोगियों को आवंटित किए जाएंगे और मेडिसिन विभाग द्वारा इलाज किया जाएगा। सफदरजंग को रेफरल अस्पताल बनाया जाएगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक जिन मरीजों में मंकीपॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। मरीज के संक्रमण की पुष्टि के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाएंगे जिसमें त्वचा के नमूने और अन्य लैब परीक्षण शामिल हैं। संदिग्ध मरीजों के इलाज के वक्त डॉक्टरों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। एम्स के अलावा सफदरजंग अस्पताल में एमपॉक्स मरीजों के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस की भी तैयारी की गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर का दर्जा हासिल किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पाने पर उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में कहा, यह उपलब्धि आरबीआई में उनके अगुवाई और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम को मान्यता देती है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग दी गई। आपको बताएं कि ग्लोबल फाइनेंस 1994 से सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करता है। ये यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, मध्य अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक के अलावा लगभग 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक गवर्नर्स को रैंक प्रदान करता है। लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर बने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख नीतिगत रेपो दर को कम करने का निर्णय इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगा और जुलाई में खाने पीने के सामान और सब्जियों की महंगाई में गिरावट दरों में कटौती के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि नीतिगत दर में कमी न करने के कारण आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम और नगण्य है। उन्होंने कहा कि हम अब भी 7.2% की दर से आगे बढ़ रहे हैं जो दुनिया में सबसे तेज विकास की दर है, बरकरार है, स्थिर है, मजबूत है, लेकिन हमें मुद्रास्फीति को कम करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहेगी। आरबीआई ने अपने ताज़ा मासिक बुलेटिन में यह भी बताया कि देश में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई का जो प्रवाह है वो अप्रैल-जून की तिमाही में ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना आधार पर 26% से बढ़कर $22 अरब के पार हो गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में $6.9 अरब का शुद्ध एफडीआई निवेश आया, चूंकि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में $4.7 अरब था। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और अन्य सेक्टर्स में 80% ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो आया है। आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएस और बेल्जियम से 75% एफडीआई आया है।
भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। देश में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या जो है वो अब 119 करोड़ के पार पहुंची है, जबकि ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 9% ज्यादा बढ़ी है। ट्राई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न सेवाओं में हो रहे तेज विकास और उनके मापदंडों पर प्रकाश डाला गया। देखिए खास रिपोर्ट। दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन और स्पेक्ट्रम का आवंटन के विस्तारीकरण से इस क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। ट्राई द्वारा जारी हालिया वार्षिक रिपोर्ट उसी ओर इशारा करती है। सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट की माने तो पिछले एक वर्ष में 7.3 करोड़ इंटरनेट ग्राहक और 7.7 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक बढ़े हैं। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 94 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। विशेष ये है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं में 86% यानी 70.7 करोड़ लोग OTT ऑडियो और वीडियो सेवाओं का आनंद उठाते हैं। इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 62.1 करोड़ उपभोक्ताओं ने संचार यानी बातचीत और फिर 57.5 करोड़ ने सोशल मीडिया के लिए किया। इसके साथ ही वायरलेस डेटा ग्राहकों की संख्या 7.93% बढ़ी और एक साल में 84.6 करोड़ से 19वें CII बिजनेस काउंसिल की मीटिंग जो कि अफ्रीका और भारत के बीच में हो रही है उससे संबोधित कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। आइए सुनते हैं। Banja, Honorable Vice President of Burundi, His Excellency Mohamed B.S. Jali, Honorable Vice President of Gambia, His Excellency Jeremiah Panku, Honorable Vice President of Liberia, His Excellency Marie Cyril Eddy Bonsenjo, Honorable Vice President of Mauritius, His Excellency Seva Nivrat C.G.D.S. Chiwenga, Honorable Vice President of Zimbabwe, Mr. Sanjeev Puri, President CII and CMD ITC Limited, Mr. Noel Tata, Chairman CII and Chairman Tata International Limited. Distinguished audience, it is indeed a privilege to address this inaugural session of this uniquely representative August gathering from Africa and Bharat, both being 1.4 billion each. I welcome all distinguished dignitaries to Bharat. I extend my warmest greetings to you all and convey the best wishes of the people of India to yours. The theme of this India-Africa Business Conclave, Creating One Future, is deeply embedded in our civilizational ethos and amplified in the motto of India's G20 presidency, which stood for One Earth, One Family, One Future. Excellencies, conclave is an opportunity for us to come together to deliberate on contemporaneously relevant themes and synergize our efforts towards creating a common future for the well-being of all. Creating one future is quintessential to humanity's sustainability, and this challenge can no longer be delayed. With public participation being its hallmark, a path I am confident the deliberations will chart. It is critical for all countries to collectively focus their efforts on combating the greatest threat to humanity, climate change, a ticking bomb, through concerted efforts and mass involvement and optimum utilization of resources, as we no longer can wait, because, friends, we have no other planet to inhabit.
Another focus of the 19th CII India-Africa Business Conclave on India-Africa Growth Partnership would surely afford opportunities either side to fully exploit the growth and participatory avenues in varied areas, including building strong financial partnerships, infrastructure transformation, and space sector cooperation, or fostering value chains in agriculture, mining, and food processing sectors, just to refer some. Excellencies, unprecedented growth over the past decade, Bharat, with massive digitization and technological advancements, offers numerous avenues for cooperation and presents opportunities for mutual benefit and shared success. The deep-rooted ties between India and Africa, forged by shared histories, common struggles, and mutual aspirations for a just and progressive future, equitable world order, make this partnership a natural and stronger forever. India has invested over $12.37 billion in 206 infrastructure projects across 43 African countries, impacting lives. India also provides capacity building, training, and educational opportunities, reflecting its commitment to the African Union's priorities, like African Union's focus for this year's Educate an African Fit for the 21st Century. Excellencies, India is Africa's fourth largest trading partner with $85 billion in bilateral trade and $75 billion in investments. The FCTA and India's DFTP scheme offer enormous opportunities for deeper economic integration and mutual development. India, friends, the largest democracy on the planet, most vibrant and home to 1/6 humanity, has nurtured its bonds with Africa in people-to-people relations with the extension of e-visa facilities to 33 African countries. Diplomatic footprint enhancing in Africa with the opening of 16 new diplomatic missions, taking the total number of Indian missions in the continent to 46, is a pointer of our growth trajectory. Excellencies, during COVID-19, India aided Africa with medical supplies and vaccines. India and Africa have strong defense ties with Indian military training and third largest UN peacekeeping contributions. India also actively participates in maritime security and has taken initiatives in African region in this direction. Excellencies, India and Africa forge crucial global partnerships to address complex challenges. India's rise and inclusive multilateralism drive progress for the global South. Excellencies, the inclusion of the African Union as a permanent member of G20 alongside European Union, which was already there during our presidency in 2023, is a matter of great pride and a very significant geopolitical development. To further provide a voice to Africa in the UN, we also completely stand behind African Union's Eswatini Consensus and the CITE Declaration. Excellencies, we greatly value participation of African countries in the International Solar Alliance, which is headquartered in India, the Global Biofuel Alliance, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Excellencies, India is grateful and thankful to Africa for helping to recreate our biodiversity by providing us with
cheetahs, and invite African country to join the International Big Cat Alliance. This development enthused the nation and brought emotive connect between Bharat and Africa. Friends, India has leveraged digital technology to revolutionize public services. This has earned global accolades. It has been of the highest order technological world has so far seen. Collaborating this expertise with Africa on initiatives like India is Tech. India's space program offers Africa tech-based solutions to advance towards achieving sustainable development. This is an area that offers enormous avenues, and India in this direction is now one of global leaders. Excellencies, India is naturally aligned with Africa's imperative to reduce its dependence on raw material exports and better integrate its production and trade activities into the global economy. Initiatives in this direction, I am sure, will surely emerge in innovative fashion out of the deliberations the august presence dignitaries will have here. Friends, Africa's natural resources, and I had the good occasion to listen to each of the Honorable Vice Presidents. Demographic advantage and growing economic integration through the African Continental Free Trade Area Agreement make it an attractive destination for investment and partnership. Nothing could be more wholesome and soothing and seamless than generating qualitatively this partnership during the deliberations to take it to the next level. Excellencies, a resurgent Africa and a rising India. Imagine the scenario. Resurgent Africa and rising India can give a strong impetus to South-South cooperation, especially in areas like clean technology, climate-resilient agriculture, maritime security, connectivity, and the blue economy. India looks forward to organizing the India-Africa Forum Summit 4 to provide a more contemporary agenda for cooperation between the two sides. Excellencies, we accord highest assurance that Africa will be at the top of our priorities. We look forward to a mutually beneficial and mutually respectful relationship in the true spirit of being a Vishwabandhu. Distinguished audience, when I lent my ears to the rich discourse by the Honorable Vice Presidents, each of them surcharged me, energized me. They reflected on the potential that is available between the two countries. India, an economy on the upsurge, an economy on the rise. The rise has been exponential and historic in last decade, recognized globally, has much to offer to the world, and in particular Africa. And I'm sure the deliberations here will surely have much to take away and get realized on the ground soon. India and Africa's growth partnership can serve as a catalyst, and I'm confident, optimistic it will serve as a catalyst for accelerated global rebalancing and strengthening of global South, which augurs well for global peace and harmony. While the deliberations will be extremely fruitful, productive, and take us to the next level of development in our journey, let us continue to strengthen the bonds of friendship in varied fashion, enhance our cooperation at all levels, work together in every field for welfare of humanity, and primarily focus being on realization of full potential of the human resource.
आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जो 19वां CII बिजनेस इंडिया कॉन्क्लेव उसे संबोधित कर रहे थे कि कैसे ग्लोबल साउथ के देशों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि कैसे हमने अफ्रीकन यूनियन को जैसे G20 में सम्मिलित किया, तो इन तमाम देशों को साथ में लेकर चलना भारत और विकासशील देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।